उदय डेरे इनका सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि बुर्का पहनना ये तो गलत है, लेकिन पर्दा लेना यानी सिर पर से पल्लू लेना ये सही संस्कृति है। कहाँ तक दोनों उचित है? देखिए, एक जमाने में जब स्त्रियां बहुत असुरक्षित हो जाते थे, इंसान के जीवन को कोई सुरक्षितता नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, हमेशा एक दूसरे पर आक्रमण हो जाता था। और आक्रमण होने के बाद में जो भी जीतने वाले लोग हमेशा पराजित लोगों से कुछ चीजें छीन लेते थे। उसमें स्त्रियां छीनते थे, संपत्ति छीनते थे, जानवर छीनते थे। तो स्त्रियां छीनना यह भी एक प्रधान काम होता था। पहले यह छीनना होता था केवल खुद के उपयोग के लिए, उन पर बलात्कार करो, उनको ले जाओ। आगे चलकर इतने बड़े पैमाने पर यह स्त्रियां इकट्ठा होती है तो इनका क्या करना? उनका उपभोग तो ले लिया, भोग लिया, इनकी जिम्मेदारी कौन संभाले? इसलिए ये जो जीतने वाले लोग होते थे वो लोग इन स्त्रियों को बेचते, गुलाम कर कर बेचने की प्रथा शुरू हो गई। तो ये सैन्य आक्रमण के साथ में स्त्रियों को पकड़ना, उन पर बलात्कार करना और उनको गुलाम कर कर बेचना, ये आम बात दुनिया में हो चुकी थी। धर्मों का उदय हुआ, इसके बावजूद ये प्रथा चलती रही। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में, पूरे भारत में एक पहला व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जिसने अपने सैनिकों द्वारा ऐसा नहीं होने दिया। उसको हम कहते हैं राजे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज। ये पहला व्यक्ति है कि जिसने अपने सैन्य बल के द्वारा इस ढंग से कभी बलात्कार नहीं होने दिए, ना ही कभी किसी स्त्री को गुलाम बनने दिया, ना ही किसी पुरुष को भी गुलाम बनाने दिया। यूरोपियंस में यह प्रथा आम बात थी कि जिन लोगों को हम जीतते हैं वहां से पुरुषों को पकड़ो, स्त्रियों को पकड़ो, उनको गुलाम बनाकर बेचो। सपोज टू बी कल्चराइज जो यूरोपियंस माने जाते थे, सभी देशों ने यह काम किया है। स्पेन ने किया है, पुर्तगीजों ने किया है, इंग्लिश लोगों ने किया है, फ्रेंचों ने किया है। उसकी बार बार परमिशन मांगी गई, लेकिन किसी भी भारत के एक भी व्यक्ति को शिवाजी राजे ने कभी भी गुलाम बनने नहीं दिया और ये गुलाम के व्यापार की कभी परमिशन नहीं दी। तो अब ये जो डर था कि स्त्रियों को उठाया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है और बाद में गुलाम कर कर बेचा जाता है, तो इसमें चेहरे का बहुत महत्व था। जो सुंदर स्त्रियां होगी उन पर ज्यादा बलात्कार होगे, उन्हीं को ज्यादा पैमाने पर उठाया जाएगा, उन्हीं को गुलाम कर कर बेचेंगे क्योंकि उनकी कीमत ज्यादा मिलेगी। इसलिए चेहरा ही ना दिखे तो कोई पता ही ना चले। इसमें से शायद ये बुर्का पद्धति आई है। ये बुर्का पद्धति कहां पैदा हुई? जिस एरिया में हमेशा ये झड़पें होती थी, टोलियां रहती थी, ये टोलियां हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ती थी और इस ढंग के वाकया ज्यादा होते थे, उस एरिया में बड़े पैमाने पर बुर्का प्रथा शुरू हुई। ये पर्दा प्रथा कहां से आई ये कहना बहुत मुश्किल है। जो भी मेरा अध्ययन है तो भारत में सिर पर पल्लू लेने की प्रथा कहीं दिखाई नहीं देती। पुराने चित्रों में या फिर पुरानी जो भी चीजें हैं 2000 साल पहले की, उसके पहले की कोई मूर्तियां हैं, वहां कहीं पल्लू दिखेंगे, खजुराहो में दिखेंगे, कोणार्क में दिखेंगे, ऐसा आपको कहीं दिखता नहीं। ये पल्लू की प्रथा शायद बाद में आई है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि भारत के हिस्ट्री के बारे में कोई भी आप ठोस बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि भारतीय परंपरा में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है, इसलिए ठोस कोई बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शायद 2000 साल पहले ये पल्लू की प्रथा नहीं होगी, कहीं तो भी बाद में ये पल्लू की प्रथा आई।
जैसे स्त्रियों की सुरक्षा ये महत्व का मुद्दा हो गया, क्योंकि अभी किसी एक राजा का, किसी एक चक्रवर्ती राजा का राज नहीं है कि जिसमें लंबे समय तक लोगों को सुरक्षा मिले। बार बार आक्रमण होते हैं, स्त्रियों को उठाया जाता है, तो वहाँ ये पल्लू की प्रथा उसी कारणों से शायद पनपी है। इसका संबंध खानदानी चीज़ों से जोड़ा गया। ये तो हमको दिखता है कि 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद ही ये चीज़ हुई है। जैसे कि मुस्लिम आक्रमण देश पर होता रहा, शुरुआत में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ तब शायद स्त्रियां साथ में नहीं आई थी। जो भी पुरुष आए थे वो गुलाम स्त्रियों को लेकर आए थे, या फिर जो स्त्रियों का वो वापर कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ऐसी स्त्रियों को साथ में लेकर आए थे। लेकिन जैसे भारत में ये मुस्लिम राजे बोलिए, सरदार बोलिए, जैसे एक एस्टेब्लिश होते गए, उनके राज ठहरते गए, केवल लूटकर भागना ये काम बंद हो गया, वैसे वैसे वहाँ से बाहर से मुस्लिम स्त्रियां भी आने लग गई। अब वो बुर्के के साथ में आई। अब उनसे अगर बराबरी रखनी है तो फिर पल्लू ओढ़ना चाहिए। तो जो खानदानी स्त्रियां अपने आप को समझती थी, वहाँ ये पल्लू प्रथा आई, ऐसा मुझे लगता है, जो भी दिखता है उसके आधार पर। 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद ही ये पल्लू प्रथा शायद भारत में आई होगी, क्योंकि हम पुरानी मूर्तियां देखते हैं, उससे पूर्व के चित्र देखते हैं, तो उसमें पल्लू नाम की कोई चीज हमको दिखती नहीं है। तो ये एक प्रतिष्ठा का एक पैमाना आगे चलकर बना। स्त्रियों का मुख आसानी से त्रयस्थ व्यक्ति को नहीं दिखना चाहिए। अब ये दोनों प्रथाएं आज के जमाने में बेमानी है। शायद उस जमाने में सुरक्षा के लिए उसको महत्व था, नहीं था, इसके बारे में बहस करने में कोई मतलब नहीं, उस समय के लोगों को तय करना था। लेकिन आज के ज़माने में इसको कोई भी महत्व नहीं है। अब जैसे पूना में देखो, मुंबई में देखो, नागपुर जैसे शहर में देखो, लड़कियां जब स्कूटर से घूमती है, टू व्हीलर से घूमती है, तो मुंह पर पल्लू बांधकर घूमती है। अब इसमें तो कोई मुंह छुपाने की बात नहीं होती है, चेहरे के स्किन की सुरक्षा की बात होती है। अब उसके कुछ फायदे भी होते हैं। कौन लड़की कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता चलता, सामने के बाप को भी पता नहीं चलता कि मेरी बेटी भाग रही है। वो अगर टू व्हीलर का नंबर देखेगा तो ही उसके ध्यान में आएगा। ये उसका एक्सटेंशन हो गया। लेकिन उसके पीछे का सही कारण क्या है? सही कारण ये है कि चेहरे की स्किन खराब ना हो सूरज के रोशनी के कारण, इसलिए पूरा चेहरा ढककर ड्राइविंग करते हैं, घूमते हैं दोपहर में। तो ये तो एक सुविधा हो गई। इसमें चेहरा ढकना ये उद्देश्य नहीं है। स्त्री ने क्यों चेहरा ढककर रहना चाहिए? क्या कारण है उसके पीछे का? अगर हमको खुली सांस लेकर जीना है, इक्वेलिटी से जीना है, बराबरी के रिश्ते से जीना है, तो इस ढंग की चीजें हमारे में नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए ये दोनों चीजें स्त्रियों के लिए बहुत अभिमानास्पद नहीं है, जिसका गर्व करे ऐसी बात नहीं है। पल्लू भी ओढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसको खानदानी होने से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में। और बुर्खा तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। बुर्खे के कारण बहुत तकलीफ़ें होती है स्त्रियों को, खासकर मुंबई जैसे शहर में जब बुर्खा पहनना पड़ता है तो इससे बड़ी शिक्षा तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आज के ज़माने में स्त्रियों ने टालनी चाहिए, उसको धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।